हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के पार्ट 2 वीडियो में। पहले वीडियो में हम लोग देखे थे डेफिनेशन ऑफ सेल एंड यूनिसेलुलर अर्निंग एंड मल्टीसेलुलर अर्निंग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी, और एक एक्टिविटी करके हम लोग देखेंगे कि लिविंग सेल होता कैसे है। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। मेरा नाम है रविकांत और स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल रवि बायोलॉजी क्लासेस में। सेल जो था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1665 में, उनके खुद के हैंडमेड माइक्रोस्कोप से। बाय रॉबर्ट हुक। इन 1665 इसका डिस्कवरी 1665 में हुआ था फ्रॉम हिज ऑन हैंड मेड माइक्रोस्कोप। सेल के डिस्कवरी के लिए उन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया तथा उसी में कॉर्क स्लाइस को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने पाया कि कॉर्क स्लाइस जो है वो लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलके बना है, जो कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था। मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ था, छोटा 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 छोटा। जैसे आप लोग मधुमक्खी के छत्ता देखते होंगे जिसमें वो मधुमक्खी लगी होती है, और जब मधुमक्खी उड़ जाती है तो उसके छत्ते को गौर से देखिएगा। ठीक वैसे ही उन्होंने देखा था कॉर्क स्लाइस में सेल को। अंडर माइक्रोस्कोप ही saw the cork slice is consist of honeycomb structure। कुछ इस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर देखा था। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा जो कि हनी मधुमक्खी के छत्ते से मिलता जुलता था। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल का नाम दिया। He called this little compartment as cell। नोट्स बना लीजिए आप, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम लोग आगे बढ़ते हैं सेल के डिस्कवरी में। चलिए हम मिटाते हैं इसको। ये था, इन्होंने डेड सेल का डिस्कवरी किया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम एंटन वान लीeuwenhoek था। उन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। दूसरे साइंटिस्ट जो थे, साइंटिस्ट नंबर 2 जो थे, उन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया पॉन्ड वाटर में। एंटन वॉन लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में डिस्कवर किया लिविंग सेल का पॉन्ड वाटर में। ही discovered living cell in pond water। मेल गैमेट का डिस्कवरी एंटन वान लीeuwenhoek ने ही किया था
sperm was discovered by him also। ये तीसरा साइंटिस्ट, तीसरे साइंटिस्ट जो थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। अब हम बताते हैं आपको न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस एक सेल के, मान लीजिए ये सेल हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बीच में सेंटर पे होगा। प्लांट के केस में पेरिफेरी पे होता है, इस तरफ होगा क्योंकि उसमें वैक्यूल्स ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस केस में, एनिमल्स के केस में न्यूक्लियस जो होता है सेंटर पे होता है और इसी के अंदर डीएनए रैप्ड होता है। डीएनए रैप्ड कैसे होता है? मान लीजिए कोई सामान ले लिए हम लोग और उसको पॉलीथीन में पैक कर दिए, ठीक उसी तरह डीएनए जो होता है वो पैक्ड होता है, उसे इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। इसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब चौथे साइंटिस्ट जो आते हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। साइंटिस्ट 4 जेई पुरकिंजे। ये डिस्कवर किए प्रोटोप्लाज्म का, डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? ये सेल हो गया हमारा, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में के अंदर भी फ्लूइड फील्ड होता है इसके अंदर, और इसके अंदर भी बहुत सारा वाटरी फ्लूइड फील्ड होता है जो कि 90-95% वाटर होता है। ये दोनों को मिला के इसका फ्लूइड को और इसका फ्लूइड को, ये दोनों का फ्लूइड अलग अलग होता है। तो ये जो फ्लूइड होगा ये न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे इसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और ये हो गया जो साइटोप्लाज्म। और इसी के अंदर सारा सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, छोटे छोटे से सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, तैरते रहते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे होते हैं। फिर आप देख लीजिए ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल है। जिस सेल ऑर्गेनेल होता क्या है? तो जैसे एक रूम में बहुत सारे लोग हैं और उनको सबको फंक्शन अलग अलग दे दिया गया है, ठीक उसी तरह सेल में भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो हम लोग इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये दोनों को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इसमें पांचवें साइंटिस्ट जो आते हैं हैकल, साइंटिस्ट नंबर 4 आते हैं। साइंटिस्ट 4 जो आते हैं उनका नाम है हैकल। इन्होंने कहा था न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल रैप्ड होता है। इज सेड दैट wrapped in हेरिडिटरी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर रैप्ड होते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल के कहने का अर्थ क्या है? एक सेल हो गया, इसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब हो गया डीएनए, जो कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं सेल थ्योरी। दूसरा टॉपिक हो गया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो था 2 जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, सेल्डन एंड स्वान। सेल्डन जो था वो बोटनिस्ट था एंड स्वान जो था वो जूलॉजिस्ट था। सेल्डन ने बताया कि प्लांट जो होता है वो सेल से मिलकर बना होता है
एंड स्वान ने बताया कि एनिमल्स जो होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल से बने होते हैं। तो ये दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दिया। तो जैकोब मैथियस सिल्डन, जो कि जर्मन साइंटिस्ट हैं, ए जर्मन बोटनिस्ट, in 1838 he said that all the plants are composed of cell। दूसरा साइंटिस्ट थे इसमें, दूसरा साइंटिस्ट थे थियोडर स्वान। ये भी एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। In 1839 he said that all the plants and animals composed of cell। थियोडर स्वान, a German scientist हैं, in 1839 he said that all the plants and animals composed of cell। उन्होंने ये बताया कि ये जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो सेल के मिलके बने हुए हैं। तो ये दोनों को मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं? इन दोनों के हम लोग डिस्कवरी को मिला के हम लोग नाम देते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी का जब चर्चा आएगा तो दो ही नाम आएंगे हमारे लब पे, पहला होगा सिल्डन और दूसरा होगा स्वान। इन्होंने ये नहीं बताया कि नए सेल बनता कैसे है। तो चलिए हम लोग एक और साइंटिस्ट का नाम देखते हैं इसमें, जिन्होंने बताया कि नए सेल बनते कैसे हैं। दूसरे साइंटिस्ट थे आर वर्चो। उन्होंने बताया था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमिनिस सेलुलई ई सेलुला। इसका अर्थ है कि ऑल द न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आर वर्च्यू 1855 ईस्वी में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि ओमिनिस सेलुलई ई सेलुला। आर वर्च्यू जो कि तीसरे साइंटिस्ट थे सेल थ्योरी में, उन्होंने कहा इन 1855 he presented his idea and said that all new cells arise from pre-existing cell, that is omnis cellulae e cellula। ओमिनिस सेलुलई ई सेलुला का अर्थ है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये हमारा था पूरा कंप्लीट सेल थ्योरी। तो हम लोग अब देखते हैं इसका कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन हमारे पास आया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। all the
लिविंग organisms are composed of cells and product of cells. All the living organisms are composed of cell and product of cell. इसका चर्चा हम लोग पहली वीडियो में किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उसे पहले वीडियो को देखिए, जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो उसके बाद आप आइएगा यहाँ पे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलके बने हैं और बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, सेल के प्रोडक्ट से। दूसरा स्टेटमेंट है इसका, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस इन सेल्स। दूसरे स्टेटमेंट का अर्थ है कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है हमारे शरीर में, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहने का अर्थ है कि जो हम लोग फूड लेते हैं वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है, फिर एलिमिनेशन होता है, एक्सक्रिएशन होता है। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल्स रिएक्शन होते हैं वो सेल के अंदर ही होता है। तीसरा कंक्लूजन, ऑल द न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें नए सेल का प्रोडक्शन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल कहने का मतलब है कि पहले से जो सेल मौजूद है वो सेल डिवाइड करके दूसरा न्यू सेल बनाएगा। जैसे में एक सेल है जो वो डिवाइड करेगा और एक सेल दो सेल में डिवाइड होगा और दो सेल चार सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये वाला सेल दो में डिवाइड होगा, फिर ये वाला सेल दो में डिवाइड होगा। इस प्रकार हम लोग देखें कि एक सेल जो है उससे हम लोग चार सेल बना लिए। अगर सोचिए जरा, अगर ये वाला सेल नहीं होता हमारे पास, ये सेल नहीं होता तो क्या ये चार सेल बन पाते हैं? पॉसिबल नहीं है। इस केस में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में ये पॉसिबल नहीं है। चौथा कंक्लूजन जो है हमारे पास, इसको हम मिटा रहे हैं। कंक्लूजन नंबर 4, ऑल द लिविंग organisms starts its life from a single cell। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे, वो अपना लाइफ जो होता है वो एक सेल से स्टार्ट करते हैं और वो पूरा बॉडी बन जाता है एक ही सेल से। आइए देखते हैं थोड़ा इसके बारे में कि हमारा एक सेल से जर्नी स्टार्ट कैसे होता है। इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बना रहे तो नोट्स बनाइए। तो हम लोग देखते हैं कि एक सेल से कैसे पूरा बॉडी का निर्माण होता है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से डेवलप हो जाता है केवल एक सेल से। तो पहला मेल गैमेट हुआ, मेल गैमेट जिसे हम लोग स्पर्म का नाम देते हैं, स्पर्म सेल। आगे चल के इसका स्ट्रक्चर हम लोग को देखना है। प्लस फीमेल गैमेट जिसे हम लोग एग कहते हैं। ये दोनों फ्यूज हुए आपस में और ये बन गया एक सिंगल सेल जाइगोट। तो हम लोग को क्या हुआ कि
हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, सिंगल सेल बनाते हैं, जिसके हम लोग जाइगोट का नाम देते हैं। ये हो गया जाइगोट। अब इसी से इसका डिवाइड होने लगता है, धीरे धीरे डिवाइड होता है, 1 से 4 बनाता है, 4 से 8, 8 से 10, ऐसे करके डिवाइड होने लगता है। पूरा तेजी से डिवाइड होके पहले टिश्यू बनाता है डिवाइड करके, फिर ऑर्गन बनाता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा बॉडी का निर्माण हो जाता है ऑर्गेनिज्म का। तो ये हमारा खत्म हुआ सेल थ्योरी। अब हम लोग एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हम लोग लिविंग सेल को ऑब्जर्व करेंगे अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक्टिविटी करके कि सेल एक्चुअल में होता कैसे है। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, और वाटर चाहिए, और एक ग्लास स्लाइड चाहिए। इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑनियन बल्ब लेंगे। पहला इसेंशियल चीज हो जाएगा जो वो हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दूसरा जो होगा आयोडीन सॉल्यूशन। तीसरा जो होगा ग्लास स्लाइड। चौथा जो होगा वाटर। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑनियन बल्ब लेते हैं। एक ऑनियन बल्ब लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर वाला सूखे हुए परत को हटा देते हैं, जो कि ड्राई हो जाता है ऑनियन का। हम लोग फ्लैशी लीफ को इसको लेंगे। एक फ्लैशी लीफ ले लिए हम लोग, कुछ इसका इस तरह स्ट्रक्चर होगा एक फ्लैशी लीफ का। इसके बाद हम लोग किसी भी तरह इसके ऊपर वाले स्किन को हम लोग छील लेना है, इसको पील कर लेना है। ये वाला स्किन को एकदम केयरफुली पील करने के बाद वो एक पन्नी की तरह, एक झिल्ली की तरह आपको दिखेगा। उसे हम लोग केयरफुली ग्लास स्लाइड जो होता है कुछ इस तरह होता है, इस पे हम लोग इसको छीलने के बाद केयरफुली हम लोग इस पे हम लोग बिछा देंगे। जैसे बेड पे चादर बिछाया जाता है, ठीक उसी तरह हम लोग इसका जो ऊपर का जो स्किन होगा इसको हम लोग इस पे बिछा देंगे। इसको बिछाने से पहले हम लोग इस पे थोड़ा सा वाटर दे देंगे, ताकि पूरी तरह से इस पे चिपक जाए और बेड की तरफ बराबर बिछ जाए। इसके चिपकाने के बाद हम लोग एक ऊपर से कवर कर देंगे। इसको हम लोग कवर कर दिए, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन जो हम लोग लिए हैं उस पे इसके कवर को हटा के हम लोग एक आयोडीन सॉल्यूशन इस पे 1 बूंद डालेंगे। जैसे हो गया, इस पे हम लोग बिछाए हुए हैं, ऐसे ये वाला जो है स्किन इसका बिछाए हुए हैं, इस पे हम लोग 1 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा। तो जब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इसे एब्जॉर्ब करेंगे तो कुछ आपको इस तरह कंपार्टमेंट की तरह आपको सेल दिखाई देगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। कुछ इस तरह आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा।
कुछ इस तरह आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये जिसमें ये हो जाएगा न्यूक्लियस और ये हो जाएगा फ्लूइड। हम लोग इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, इसलिए इसका सेल ऑर्गेनेल हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम लोग इसी को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसका हम लोग छोटे से छोटे जो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, ये सब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग उसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फिलहाल आपको ऐसे ही बेड लाइक स्ट्रक्चर आपको सेल दिखने को मिलेगा, जो कि देखिए इसका स्ट्रक्चर एक कंपार्टमेंट की तरह बना हुआ है। तो थैंक यू स्टूडेंट, इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस लॉकडाउन में कोविड से बच के रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।